शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का यही एक नामो निशा होगा। सभी समस्त देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को मंगल मैत्री। मित्रों, जैसा आप और हम सबको विदित हैं कि हम आज सभी देशवासी 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और भारत का जो संविधान है उसे मैं भारतीय नागरिकों की आत्मा कहता हूँ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि हम संविधान को हटा दें तो हम उसी व्यवस्था में पहुंच जाएंगे जिस व्यवस्था में सदियों तक इस देश में इंसान को इंसान नहीं माना गया। इस देश में सदियों तक बहुजन वर्ग पर जाति के आधार पर, उनके काम के आधार पर अमानवीय अत्याचार किए गए। वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को दबा कर रखा गया। उसे बहुसंख्यक वर्ग को भी शिक्षा से पूर्णतः वंचित रखा गया। अच्छे रोज़गारों पर अधिकार एक वर्ग विशेष का रहा। प्रकृति के जो संसाधन थे देश के अंदर, उस पर 10% लोगों का 100% नियंत्रण रहा। एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी जाति के आधार पर प्रताड़ना का शिकार रहा और उन सब को यदि आज इक्वलिटी की बात हम करें, देख पा रहे हैं आज देश के अंदर 75 साल के पश्चात सरकारों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हर वर्ग को शिक्षा का अधिकार मिला है। कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो जाति व्यवस्था पर रोक लगी है। आज उस प्रकार से किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार, पुलिस प्रशासन और कानून उसके साथ खड़ा है। ये सब जो खुले आसमान में हम सब लोग एक सामान्य पुरुष के समान इक्वलिटी का जीवन जी पा रहे हैं और आज़ादी की जो सांस ले पा रहे हैं, उसके के लिए यदि हम किसी का आभार प्रकट कर सकते हैं तो वह है भारत का संविधान। इसीलिए मैं इसे भारत की आत्मा कहता हूँ। उस भारत के संविधान को लिखने वाले, बनाने वाले जो महान देवतुल्य पुरुष थे, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका हमें ऋणी होना चाहिए। यदि उस महान कलमकार को ये जिम्मेदारी नहीं मिली होती तो शायद दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमें ये अधिकार और हक दिला सकता। क्योंकि भारत का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ कई धर्मों के लोगों ने शासन किया, सत्ताएं बदली, धर्मी आए गए और परिवर्तित होते रहे। जब मुग़लों को मौका मिला, अवसर मिला, तो मुग़लों ने कुरान के अनुसार अपनी ताकत के बल पर, तलवार के बल पर अपना शासन स्थापित किया और गरीब तबके के व्यक्तियों का, बहुसंख्यक लोगों का शोषण किया। उसके बाद कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर मनु का शासन चलाया, जिसमें लोगों को बांटने का प्रयास किया गया, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर। इक्वलिटी की बात किसी ने नहीं की कि मानव एक समान हो सकता है। बहुत काल शासन भी रहा, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि देश तो धर्म के आधार पर अनेक भागों में बँटा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने और अपने आप को श्रेष्ठ
बताने में ही लगा हुआ है। तो यदि हमने इस देश को आज़ाद भी कर दिया तो ये लोग वापस उसी रूढ़िवादी परंपराओं के अंदर गुलाम होकर रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने भारत के नेताओं को एक चैलेंज दिया कि आप अपने लिए अपना एक संविधान बनाएं, फिर हम आपको आज़ाद करेंगे। और इस बीड़ा को उठाने के लिए भारत में कोई व्यक्ति तैयार नहीं था। अनेक विदेशी राइटरों से संपर्क किया गया, लेकिन अंत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक इस नतीजे पर पहुँचे कि दुनिया में खोज करने से बेहतर है कि हमारे देश में ही बाबा साहब जैसे एक महान विद्वान रहते हैं और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। और सर्वसम्मति से बाबा साहब को संविधान निर्मात्री सभा के अंदर प्रारूप समिति का प्रेसिडेंट बनाया गया। 7 लोगों की कमेटी थी, लेकिन कई ऐसे कारण रहे। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, 2 सदस्य दिल्ली से बाहर रहने के कारण अपना समय न दे पाए और 2 व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण अपना समय निकालकर कार्यालय उपस्थित नहीं हो पाते थे। तो बाबा साहब ने अपने बल पर लगभग पूरा प्रयास किया और से भारत की आत्मा, जिसे हम कह सकते हैं, भारत का संविधान बनाकर तैयार किया। क्योंकि जब ये संविधान नहीं था तो उससे पहले देश में कानून व्यवस्था धर्मों के आधार पर चलती थी। हिंदू धर्म के जो संप्रदाय थे वो मनु के संविधान से चला करते थे और जो मुस्लिम संप्रदाय थे वो कुरान के अनुसार चला करते थे। कुछ ईसाई थे तो बाइबल से चलते थे। कहने का तात्पर्य लोग अपने धर्म को ही एक सैद्धांतिक पुस्तक मानते थे और कानून को मानते थे और सबके कानूनों में भिन्नताएं थी। तो विविधता वाले देश को यदि एक साथ रखना था तो संविधान का होना अनिवार्य था। बाबा साहब ने जिम्मेदारी बखूबी निभाई और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण देश में एक जैसी व्यवस्था पूरे देश में लागू है। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र विशेष का हो, उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। उसे समान शिक्षा का अधिकार है, समान वेतन का अधिकार है, पद के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करने का अधिकार है। उसके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है और यदि होता है तो वो संविधान के बल पर अदालत की शरण ले सकता है और न्यायालय से अपना न्याय प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, ये है संविधान की ताकत जो आपको स्वच्छंद रूप से बोलने का अधिकार देती हैं, शिक्षा का अधिकार देती हैं, रोज़गार का अधिकार देती हैं, बालिकाओं को अपनी संपत्ति का अधिकार देती हैं, पुनर्विवाह का अधिकार देती हैं, एक क्लर्क से लेकर एक कलेक्टर तक के अधिकारों को रेखांकित करती हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है और कौन सा व्यक्ति किसी दूसरे के काम में बाधा नहीं बन सकता है। सब प्रत्येक वर्ग का, हर राज कर्मचारी का एक एक पद के अनुसार कार्य विभाजन किया गया है। उनकी शक्तियों को बताया गया है कि वो क्या काम कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार हैं और सरकार के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं। इन सब का रेखांकन इस संविधान सभा में के द्वारा इस संविधान के अंदर किया गया है, जिसके अनुसार ही हमारे देश का शासन 1950 के बाद चल रहा है। और इसी भारत की आत्मा नामक पुस्तक, भारत के संविधान को लागू करने का दिन है 26 जनवरी 1950। वैसे तो ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी पे जो प्रण लिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को देश को पूर्णतः आज़ाद करा देंगे, लेकिन नहीं करा पाए और उसी की स्मृति में इसको 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया। अब देश में चर्चा होती है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा रहा है। ऐसा संभव नहीं है। संविधान को खतरा कब होता है? जब लोग जागरूक नहीं होते हैं, लोग शिक्षित नहीं होते हैं और ताकतवर जो संगठन होते हैं, जो सत्ताएं होती हैं, वो उस संविधान को बाईपास करके अपने काम कर लेती हैं।
जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं उन अधिकारों को नज़रअंदाज कर देती हैं, यही संविधान का उल्लंघन कहलाता है। जो हक और अधिकार आम लोगों को मिलने चाहिए, जो सरकार को काम करने चाहिए, जो संविधान के अंदर रेखांकित हैं और उन्हें नज़रअंदाज करके अपनी मन मर्जी से जो काम किए जाते हैं, उसी को संविधान का उल्लंघन कहा जाता है। और ये तब तक होता रहेगा जब देश की जनता, देश के बच्चे इस संविधान के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे, अपने हक और अधिकारों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है, जिसे अपने अधिकारों को पता ही नहीं है, तो मांग किस चीज़ की करेगा? वो किस चीज़ के लिए कोर्ट जाएगा, अदालत जाएगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम अपने बच्चों को, समाज को, परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को पढ़ने पर बल दें, उसे समझने पर बल दें, उसे समझाने पर बल दें। हर चीज़ की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। इंडियन पेनल कोड बनाया गया है, अब उसको परिवर्तित भी कर दिया गया है। समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। किसी भी धारा में परिवर्तन करना संविधान को बदलना नहीं होता है, बल्कि संविधान में बाबा साहब ने खुद लिखा है कि समय के अनुसार यदि हमने इसमें परिवर्तन नहीं किया तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो समय की आवश्यकता के अनुसार से बदलना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए यदि संविधान सुरक्षित हैं और हम इसके बारे में जानते हैं, अपने हक अधिकारों के बारे में, तो कभी आपके साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। और सरकारों को भी हम अपने अधिकारों के लिए आगाह कर पाएंगे, अपनी मांग रख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों और समस्त देशवासियों, जो हमारे पुरखों ने किया है, पूर्वजों ने किया है, राजनेताओं ने किया है, बहुत ही सुंदर विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाकर हमें दिया है, हमारी पीढ़ी को दिया है, और हम इसे आने वाली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। तो अनिवार्य है कि उन बच्चों को ये बताया जाए कि संविधान क्या है, संविधान की ताकत क्या है और संविधान क्यों लागू किया गया है। यदि संविधान नहीं होता तो देश पुरानी परंपराओं के अनुसार ही उसी रूढ़िवादिता में, अंधविश्वास में और धर्म के आधार पर विभाजित होकर के नष्ट हो चुका होता। लेकिन संविधान ही एक ऐसी ताकत है जिसने पूरे 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को एकता के सूत्र में बांधे रखा है। केंद्र सरकार के नियंत्रण में सभी राज्य कार्य करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में देश के सभी न्यायालय काम करते हैं। एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। व्यवस्थापिका का काम है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, और न्यायपालिका का काम है उन इम्प्लीमेंट होने में जो बाधाएं आ रही हैं, जो अवरोध आ रहे हैं, कोई उसका उल्लंघन कर रहा है, उन्हें दंडित करना और सबकी जवाबदेही तय करना। और यही एक संविधान को यदि मोटे मोटे रूप में हम समझें तो यही इसका सार है कि हमें जो हक और अधिकार मिले हैं उसे हम समझें और उसे पाने के लिए आवाज़ उठाएं, बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा के बगैर आपके चाहे कितना भी अच्छा संविधान हो, आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। बाबा साहब ने कहा है कि चाहे संविधान कितना भी कमज़ोर हो, यदि उसे लागू करने वाले हाथ ईमानदार हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, तो संविधान अंततः अच्छा साबित होता है। और यदि वो उसे लागू करने वाले लोग की नीयत, सोच सही नहीं है, तो चाहे कितना भी अच्छा संविधान बना लिया जाए, अंततः वो बुरा ही साबित होगा। आज के गणतंत्र दिवस पर मैंने अपनी बात रखी। यदि किसी की भावनाओं को ठेस लगी तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर संविधान के प्रति जागृति फैलाना है, संविधान की विशेषताओं को समाज तक पहुँचाना है। सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार, धन्यवाद।